जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर के तरफ से जो बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका टेस्ट नंबर 9 हम आज इस वीडियो में देखेंगे। हम तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो बिहार दरोगा मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सेट चल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ने कितना सही किया है। और वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है, बताना है कि कौन सा आपका कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1905 में हुई, ये रॉन्ग है क्योंकि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपका 1901 में हुई थी, न कि 1905 में हुई थी। दूसरा कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 10 सितंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं, ये भी गलत है। तीसरा, शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यानी केवल 3 सही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए आपका 10 सितंबर को नहीं बल्कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में यानी याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार देखिए 5 विषयों में दिया जाता है, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के विषयों में आपका दिया जाता है। और 1968 में एक छठा विषय भी शामिल किया गया जिसे आपका लेटेस्ट अर्थशास्त्र के विषय में भी दिया जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ अलग फैक्ट भी याद रखिएगा, जैसे कि आपका अगर पूछे कि भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था तो विलियम राउंड जॉन को 1901 में मिला था। और पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी तो मैरी क्यूरी थी, जो 1903 ईस्वी में भौतिकी के ही क्षेत्र में मिला था। और दूसरी बार यानी 2 बार सम्मानित होने वाली प्रथम महिला भी पूछे तो मैरी क्यूरी ही थी, एक बार आपका भौतिकी में और दूसरा बार आपका रसायन विज्ञान में। और दोस्तों अगर भारत का पूछे नोबेल पुरस्कार तो आपका भारत का नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। और भारतीय महिला पूछे तो आपका मदर टेरेसा 1979 में आपका मिला था। देखिए दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1868 में डायनामाइट का खोज की थी, ये सब भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है 1917, 1944 और 1963 पर मिला है दोस्तों। तो आइए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अगर महिला पूछे तो मलाला यूसुफजाई 17 वर्ष की उम्र में। और इनके साथ आपका कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पूछे तो आपका गुडेफ हो जाएगा, 97 वर्ष के उम्र में मिला था। और सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पुरुष में पूछे तो लॉरेंस ब्रैंक आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 प्रकार का चावल X तथा Y मिलाकर मिश्रण को 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। कि लाभ प्रतिशत आप मैथ बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। उत्तर देने के लिए 1 और 2 मिलकर पर्याप्त रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो आइए इसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि शक्तियों का लिखित विभाजन भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था में ये सही है। दूसरा कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता, ये भी सही है।
तीसरा कह रहा है कि एकात्मक न्यायपालिका, ये आपका गलत हो जाएगा। और चौथा दुस्योधनीय विधायिका है, तो बिल्कुल है, यानी 1, 2 और 4 आपका सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आइए इसका कुछ फैक्ट देखते हैं हम। जैसे भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है, यह कथन आपका केसी व्हीलर का है। और भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है, ये कथन आपका ग्रेनविल ऑस्टिन का है। देखिए दोस्तों, आपका संघीय व्यवस्था का कुछ विशेषता पूछे तो जैसे आपका संघीय में दोहरी सरकार हो जाएगा, संविधान की सुरक्षिता हो जाएगा, द्विसंविधानात्मक व्यवस्था हो जाएगा। तो ये सभी भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। बताइए कि ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों कीटोन। लास्ट में देखिए नॉन है और इसके भी लास्ट में देखिए नॉन है, यानी कीटोन हो जाएगा। ये आपका IUPAC नाम हो गया, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे देखिए अल्कोहल के अंत में ऑल हो जाता है आपका, जैसे उदाहरण के लिए प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड में अल हो जाता है जैसे प्रोपेनॉल, कीटोन में आपका ओन हो जाता है जैसे प्रोपेनॉन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका ओइक हो जाता है जैसे प्रोपेनोइक अम्ल। इसी तरह से और भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आपका अगर द्विबंध हो यानी अल्कीन हो जाता है जैसे मेथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और अगर ट्रिपल बंध हो दोस्तों तो उसमें आइन हो जाता है जैसे मेथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन। इस तरह से भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। कारण आपका देखिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना किए बिना विकास कार्य से है। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी एजेंडा 21 का उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है और सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता के अवहेलना किए बिना विकास कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, एजेंडा 21 आपका रियो डी जेनेरिया यानी ब्राज़ील में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन का ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। सही कथन आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही होगा। कथन 1 कह रहा है कि 1919 की पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। तो बिल्कुल सही है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, ये भी सही है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आइए इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपका देखिए दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जो 1919 में हुआ था। उसी में आपका राष्ट्र संघ का स्थापना का नींव पड़ा था और उस समय अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए ओजोन परत के बारे में देखते हैं और इसमें उपयुक्त में कितना कथन असत्य है। यहाँ पर गलत कथन चुनना है कि कौन सा कथन गलत है, बल्कि कितना कथन गलत है ये चुनना है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो ही आंसर टिक कीजिएगा।
तो ओजोन परत देखिए, यह परत पृथ्वी के पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है, बिल्कुल रखती है। इस परत की सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल में होती है, बिल्कुल होती है। यानी ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाया जाता है। इसके क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी ओजोन परत का क्षय CFC के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण के रोकथाम से है, ये भी सही है। इसमें पूछा कि कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, कितने कथन, तो एक भी इसमें गलत नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई आपका गलत नहीं है। देखिए दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सर्वाधिक इसका क्षय CFC से होता है, जो रेफ्रिजरेटर और आपका AC से निकलता है। ओजोन परत आपका सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरण होता है, जिससे आपका त्वचा कैंसर से खतरा बना रहता है, उसी से आपका ओजोन परत रक्षा करता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर का रहा है कि राष्ट्रीय परियोज्य आय है। बताइए कि राष्ट्रीय परियोज्य आय क्या है। इसका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण को राष्ट्रीय परियोज्य आय कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय परियोज्य आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। अगर व्यक्तिगत परियोज्य आय पूछे तो व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत कर और गैर कर अदायगी जैसे शुल्क को घटाकर प्राप्त आय को व्यक्तिगत परियोज्य आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 1177। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। तो पहला कह रहा है कि बहलोल लोदी यानी इसका शासक है और उसका कार्यकाल है कि कब से कब तक शासन किया। तो बहलोल लोदी का शासनकाल आपका 1451 से 1479 तक रहा। सिकंदर लोदी का आपका 1479 से 1517 तक रहा। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 1517 से 1526 तक रहा। उसके बाद आपका मुगल सल्तनत आ गया था, यानी इब्राहिम लोदी को मारकर ही बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना किया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आपका 1351 से 1378 ईस्वी तक शासन किया। यानी आपका 2, 1, 3 और 4 इसका सही मिलान हो जाएगा। आंसर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए, बहलोल लोदी आपका दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश का था और इसने लोदी वंश का स्थापना किया था। और लोदी वंश का अंतिम शासक सिकंदर लोदी हो जाएगा। तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा नामक शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने आपका भूमि माप के लिए गज सिकंदरी का विकसित किया था, जो 39 अंगुल का पैमाना था। और सिकंदर लोदी ने फारसी में गुल रुखी उपनाम से कविता लिखता था। ये सब फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और सिकंदर लोदी के शासनकाल में कई संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद हुआ, जिसे फरहंग ए सिकंदरी के नाम से जाना गया। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बायोलॉजी से संबंधित है कि रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
आइए विचार करते हैं कि कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि रक्त समूह की खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर थे, बिल्कुल थे। दूसरा कह रहा है कि ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है। देखिए दोस्तों, ओ पॉजिटिव नहीं बल्कि ओ निगेटिव आपका होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि AB प्लस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक ग्राही होता है, यानी सही है। तो आपका 1 और 3 सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आइए कुछ फैक्ट याद रखते हैं। जैसे आपका सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल, आपका डोनर हो जाएगा ओ निगेटिव, और आपका यूनिवर्सल ग्राही यानी AB पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, माता पिता का रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, जैसे अगर माता पिता में O और O है तो बच्चों में रक्त समूह O ही होगा। और अगर माता पिता में A है तो बच्चों में रक्त समूह A भी हो सकता है और O भी हो सकता है। और दोनों में माता पिता में AB है तो बच्चों में A या B या AB में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें युद्ध के बारे में चर्चा है और उससे संबंधित संधियाँ है कि कौन सी युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका सालाबाई के संधि से समाप्त हुआ था। और आंग्ल नेपाल युद्ध आपका सुगौली के संधि से समाप्त हुआ था। देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अगर पूछे तो आपका मद्रास के संधि से समाप्त हुआ था 1769 में। हैदर अली इसमें विजयी हुए थे। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें पूछा गया है आपका मंगलौर के संधि से समाप्त हुआ था। याद रखिएगा, ये आपका अनिर्णायक रहा जो 1784 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे तो श्रीरंगपट्टनम के संधि से समाप्त हुआ था, जिसमें टीपू को युद्ध क्षति देनी पड़ी और यह 1792 में हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे तो 1799 में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया। अगला देखिए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसमें पूछा है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे और यह 1754 में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से समाप्त हुआ था। अगला देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछा है तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका सालाबाई के संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा मराठा युद्ध कंपनी और सिंधिया भोसले और होलकर के साथ अलग अलग संधियाँ हुई थी। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में कोई संधि नहीं हुआ था, मराठों का पूर्ण हार हो गया था। अगला पूछा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध आपका सुगौली के संधि से 1816 में हुआ था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सांप्रदायिक आपका सांप्रदायिक होता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, यानी सांप्रदायिक का 2 हो जाएगा। नारीवाद में अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, ऑप्शन ए होगा। धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। और जातिवाद, जाति के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति,
यानी आपका 2, 1, 4, 3 इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही होगा दोस्तों। तो पूछ रहा है कि कर्नूल गुफा एक मध्य पसाड़ी पूरा स्थल है जहां से राख के अवशेष मिले, गलत है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी, बिल्कुल सही है। यानी मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। आग और पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण युग में हुआ था, ये भी गलत है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। देखिए दोस्तों, नवपाषाण युग का आरंभ आपका 10,000 साल पहले हुआ था और इसी यानी नवपाषाण काल में आपका पहिए का आविष्कार हुआ था। यानी नवपाषाण में आपका पहिए का आविष्कार हुआ था, न कि आग और पहिए दोनों का, सिर्फ पहिए का। नवपाषाण युग में लोग कृषि और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुके थे और नवपाषाण युग में ही आपका सर्वप्रथम कुत्ता को पाला गया था। और आग का आविष्कार पूछे तो आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। और कर्नूल गुफा आपका मध्य पाषाणी पूरा स्थल नहीं बल्कि एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। मध्य पाषाण काल को आपको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा मॉडल यूथ ग्राम सभा की शुरुआत किया गया है, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस मंत्रालय के द्वारा मॉडल यूथ ग्राम सभा की शुरुआत किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। और यह शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, कुछ अलग फैक्ट याद रखिएगा। जैसे आपका पीएम सेतु पूछे तो 4 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से शुभारंभ किया गया। इसमें आपका देश भर के 1000 सरकारी आईटीआई का हब एंड स्पोक मॉडल का उन्नयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखते हैं कि अधातुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अधातु के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, गलत है। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय नहीं बल्कि अम्लीय होते हैं। ये प्राय विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी गलत है। ये प्राय द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ये भी गलत है। यानी आपका कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अधातु का ऑक्साइड आपका क्षारीय नहीं अम्लीय होते हैं, बता दिया है। और अधातु आपका विद्युत का सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होते हैं। एक अपवाद के रूप में याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेफाइट आपका सुचालक में आता है। देखिए दोस्तों, अधातु आपका द्रव अवस्था में नहीं बल्कि ठोस एवं गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और अपवाद के रूप में ब्रोमीन इसका अपवाद है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि अधातु का घनत्व, कथनांक और तन्यता धातु से कम होता है। और अधातु को आवर्त सारणी में दाईं तरफ रखा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कुल आपका 22 अधात्विक तत्व है, जिसमें 11 गैस है, 10 ठोस है और 1 आपका द्रव अवस्था में ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपका रीजनिंग से संबंधित है कि पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है। यदि उन दोनों का स्थान बदल दिए जाए तो ए बाईं ओर से 18वां स्थान पाया जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुमाकर।
शुमाकर के द्वारा ही आपका स्मॉल इज ब्यूटीफुल का लेखक हैं। और यह पुस्तक आपका गांधी जी के दर्शन से प्रभावित है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप मैथ है बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर देखते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। बताइए कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कौन सा है। तब इसका सही उत्तर होगा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यह आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें किसी कुंडली में जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया था, यह भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और जनरेटर और ट्रांसफर आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ है बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर कि पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, बिल्कुल सही है। आपका छठी पंचवर्षीय योजना 1990 से 85 के बीच में चला था, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। और दूसरा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत था। अगला देखिए कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, यह भी सही है। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला था, जिसमें आपका जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। और इसी में आपका ऑपरेशन ब्लैक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला का है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास का था, ये भी सही है। देखिए, 18वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चला था, जिसका सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि सेबी की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो ये ही आपका गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अभी बताए थे कि सेबी की स्थापना आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 अप्रैल 1988 को शुरू हुआ था। कुछ अलग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 चला, जिसका मुख्य लक्ष्य तीव्रतम और समावेशी विकास था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। और यही आपका लास्ट पंचवर्षीय योजना है, और इसके बाद आपका पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से कि MS वर्ड को डॉक्यूमेंट की वर्तनी यानी स्पेलिंग को सही करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो कंप्यूटर पढ़े होंगे वो बता देंगे कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग को सही करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्पेलिंग एंड ग्रामर यानी F7 का।
देखिए दोस्तों, आप देखे होंगे कंप्यूटर यानी कीबोर्ड में सबसे ऊपर में आपका एफ से शुरू होता है, F1 F2 F3, उसी में आपका F7 शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग स्पेलिंग एंड ग्रामर को डायलॉग बॉक्स को खोलना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, एक तरफ है ऋग वैदिक शब्द और दूसरा तरफ है अर्थ। आइए इसका मिलान करते हैं। पहला है कि आपका तक्षण होता है बढ़ाई। गोधूल होता है कि आपका समय की माप। धान्य अनाज। और धृत आपका मक्खन हो जाएगा, यानी 2 1 4 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। देखिए, वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसे ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में भी बांटा जाता है। देखिए दोस्तों, वेद को श्रुति कहा जाता है और श्रुति का अर्थ सुनकर लिखा गया साहित्य से संबंधित है। और वेद आप लोग जानते हैं कि वेद 4 है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा और इसकी रचना सप्त संदेव क्षेत्र में हुई थी। देखिए, गोधूल का आपका अर्थ हो जाएगा समय का अंदाजा यानी संध्या काल। और शब्द हो जाएगा, कुछ अन्य शब्द भी याद रखिएगा, जैसे सीता का होता है अर्थ खेत में हल से बनी लकीरें। आपका तक्षण बढ़ाई बता दिए। सीरी का होता है धागा। 20 का होता है कई गांवों का समूह। और गौरी या ग्वाला का भैंस हो जाएगा आप। क्षेत्र का होता है जूते हुए खेत। सोम या सूरा का होता है मादक पे। दुहनी का होता है गायों को दुहने वाली। और गोत्र का होता है सगोत्र। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, देखिए कि गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान किस पत्रिका ने यह लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिला उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। बताइए ये किसका लिखा हुआ कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाइम पत्रिका की। देखिए दोस्तों, टाइम पत्रिका ने नमक यात्रा की शुरुआत में गांधी जी का मजाक उड़ाया था और लिखा था कि तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। दोस्तों, नमक यात्रा का शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था और इसमें गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 386 किलोमीटर की यात्रा की। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और इस नमक यात्रा के दौरान गांधी जी का करीबी अमेरिका पत्रकार पूछे तो आपका अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर थे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। आइए मिलान करते हैं। देखिए, जियोग्राफी से संबंधित है कि कौन सा नाम है जो उसको अलग करता है। आइए देखते हैं दोस्तों। ITSZ आपको ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के मध्य है। MBF आपका लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य को मैन MBF कहा जाता है। CFF आपका CFF शिवालिक और उत्तरी मैदान के मध्य है। और MCT बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य है। देखिए, ITSZ आपका ITSZ ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य। MBF लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य। और HFF शिवालिक और उत्तरी मैदान के मध्य। और MCT बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य।
ये आपका जून का बांटा हुआ क्षेत्र है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। 27 कह रहा है कि पादप उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है कि पादप उत्तक कॉर्क के मुख्य कार्य भोजन पदार्थ का संग्रह करना है। बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक दोनों में एक दिशीय परिवहन होता है। ये सही है। पौधे का वार्षिक वलय वृक्ष के तनों में 1 वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। ये गलत है। यानी 1 और 2 आपका गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गलत कथन ही चुनना है। देखिए, कॉर्क ऊतक के मुख्य कार्य पौधे के बाहरी आघातों, संक्रमण और पानी की कमी को सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा कह रहा है कि आपका भोजन का संग्रह मुख्य रूप से पैरेन्काइमा ऊतक का कार्य है, न कि आपका कॉर्क का। इसलिए एक आपका गलत हो जाएगा। देखिए, वार्षिक वलय जाइलम के द्वितीयक वृद्धि से बनते हैं और 1 वर्ष की वृद्धि को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फ्रांसीसी वाक्यांश लेजेस अफेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है। बताइए इसका सही अर्थ क्या है। कि लेजेस अफेयर का सही अर्थ आपको बाजारों को अकेला छोड़ दिया जाए, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ सिद्धांत आपका, जब बाजार में व्यक्ति स्वयं के लाभ के अनुसार काम करता है तो समाज के हर तरह से फायदा होता है। ये आपका एडम स्मिथ का कथन है, जिसे अदृश्य हाथ कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या है। बताइए कि मुख्य अंतर क्या है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक दल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर कह रहा है कि खतौली का युद्ध किनके मध्य हुआ था। बताइए कि खतौली का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, खतौली का युद्ध आपका राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी के बाद आपका लाहौर के राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी इब्राहिम से असंतुष्ट होकर काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। और इसी के फलस्वरूप 1526 में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने। एक तरफ है मुद्रास्फीति के प्रकार और एक तरफ है उसकी दर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इसमें आपका 3% या उससे कम आपका दर हो जाएगा। दूसरा है कि चलती हुई मुद्रास्फीति, इसमें आपका 3 से 10% के बीच हो जाएगा दर। और तीसरा है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, इसमें 10 से 20% के बीच, यानी 1, 2, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अलग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और चौथा होता है कूदती हुई मुद्रास्फीति, इसमें 20% से अधिक आपका मुद्रास्फीति का दर हो जाता है। और पांचवा है कि अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें होता है कि जब स्फीति की दर 3 अंक से भी अधिक हो जाए तो उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 32 नंबर कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल यानी HCl डालने से क्या होता है। बताइए कि लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जैसे Fe को आपको HCl
के साथ अपक्रिया करता है तो FeCl2 बनता है दोस्तों, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि लोहा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके विस्थापन कर देता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 33 की एड्स का पूरा नाम बताइए कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके कारण से होता है, तो HIV के कारण से। HIV का पूरा नाम होता है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आपका HIV का हो जाएगा। कुछ इसी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। अलग फैक्ट बता देते हैं, जैसे आपका अगर BCCI का पूछे, जैसे अभी भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो उसका होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आपका बार सुने होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ATM का आप लोग जानते होंगे, एटॉमिक टेलर और ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एम्स आप लोग ने सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। BCG का टीका आपने सुना होगा, तो उसका फुल फॉर्म होता है कि बैसिलियस कैलेमेटी गुरिन। CID आप लोग ने बहुत देखा होगा, CID का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, हम PDF सेंड कर देंगे, आप लोग ने याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का गठन का उद्देश्य क्या था। बताइए कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा लोकतंत्र की बहाली करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन ने 2008 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आपका रीजनिंग संबंधित है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर की, चटगांव में सरकारी शस्त्रागार को लूटने की योजना से प्रेरित होकर कौन सी महिला क्रांतिकारी सूर्य सेन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रीति लता वाडेकर। देखिए दोस्तों, 1930 में मास्टर दा यानी सूर्य सेन के नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा था, और उसमें सम्मिलित आपका गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर और अंबिका चक्रवर्ती शामिल थी। और चटगांव की स्वतंत्रता की घोषणा एवं राष्ट्रध्वज को फहराया गया था। और इसी के फलस्वरूप आपका सूर्य सेन को 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 37 नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। भारत के कुल भू क्षेत्र के 43% भाग पर मैदान है। गलत है, 43% पर बल्कि नहीं है, बल्कि 30% पर आपका पर्वत हो जाएगा, 27% पर आपका पठारी क्षेत्र होगा। और भारत के कुल भूमि क्षेत्र के केवल 30% भाग पर्वत है। ये सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2025 में किसने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुशीला कार्गी। तो ये आपका करंट से संबंधित है। अगला 39 नंबर बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों। देखिए, यह केवल व्यक्तिगत विभिन्नताओं का परिणाम है। गलत है, यह पीढ़ियों तक बना रहता है। सही है, इसमें विश्वास
या विचारधारा के पैटर्न द्वारा समर्थित किया जाता है, ये भी सही है, यानी 2 और 3 आपका सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए कौन सा कथन असत्य हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म के बारे में। देखिए जैन धर्म का आप लोग जानते हैं कि स्थापना ऋषभ देव ने किया था। पहला देखिए जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना है। असत्य बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो बिल्कुल आपका ये सही है, यानी ये आपका गलत हो जाएगा। शैववाद का सिद्धांत संपूर्ण ज्ञान की सापेक्षता पर जोर देता है, ये सही है। जैन धर्म में ईश्वर की सृष्टि का कर्ता माना गया है, गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 3 आपका गलत है, बाकी 2 आपका सही है। शैववाद का सिद्धांत संपूर्ण ज्ञान की सापेक्षता पर जोर देता है। देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और जैन धर्म अहिंसा का अर्थ विचार वचन और कर्म से अहिंसक होना होता है। देखिए जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें एक पूर्ण आत्मा माना गया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि जैन धर्म के कुल 5 मूल सिद्धांत है, जिसमें अनेकतावाद सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, पंच महाव्रत और त्रिरत्न। पंच महाव्रत आपका अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। त्रिरत्न आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की अंतिम रिपोर्ट जिसमें केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों को सुधारने की सिफारिश की गई थी, किस वर्ष आई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 1969 में। देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि कौन सा कथन गलत है। डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र 1632 में पटना में स्थापित किया, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया, ये भी सही है। डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री स्थापित किया, ये भी सही है। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को प्रदत्त शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है, ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। देखिए दोस्तों फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को प्रदत्त शाही फरमान किया था और इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि जहांगीर के द्वारा नहीं बल्कि फर्रुखसियर के द्वारा किया गया था। बिहार के संदर्भ में कुछ देख लीजिए कि औरंगजेब के पौत्र अजीम 1702 में बिहार का सूबेदार बना था और इसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। अगला देखिए दोस्तों कि ऑलवेल के अनुसार 20 जून 1756 में कलकत्ता में काल कोठरी के घटना हुआ था, जिसका मुख्य अभियुक्ति सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 45 नंबर देखिए कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि व्यक्ति का भार कब अधिक महसूस होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि त्वरित रूप से ऊपर जा रही लिफ्ट, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका ठीक विपरीत होता है कि आपको त्वरित रूप से नीचे जा रही लिफ्ट में व्यक्ति के कम भार महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 46 नंबर के भूमि निम्नीकरण
की समस्या का प्रबंधन में उपयोगी तरीकों का चयन कीजिए। बताइए कि भूमि निम्नीकरण की समस्या में कौन सा कथन सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक सिंचाई का कार्य करना और वनारोपण का बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर की मनुष्य में होने वाला संक्रामक विषाणु जनित रोग रोहा किस अंग से संबंधित रोग है। बताइए कि रोहा किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेत्र संबंधित रोग है। जैसे आपका देखिए याद रखिएगा दोस्तों, नेत्र संबंधित आपका ट्रेकोमा है, रोहा है। अगला याद रखिएगा कि आपका पोलियो तंत्रिका और पेशीय रोग है। पीलिया ज्वाइंडिस पूछे तो यकृत से संबंधित है। रेबीज पूछे तो तंत्रिका तंत्र से। प्रतिश्याम इन्फ्लुएंजा पूछे तो श्वसकीय रोग है। हार्पिस पूछे तो त्वचा रोग है। कंजक्टिवाइटिस पूछे तो नेत्र संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरा तरफ विषय वस्तु है। किस अनुच्छेद में कौन सा विषय वस्तु है। देखिए अनुच्छेद 250 में आपका अनुच्छेद 250 में आपातकालीन के दौरान राज्य सूची पर विधि यानी कानून बनाने संसद की शक्ति दिया गया है 250 में। 252 में दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति 252 में है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों की प्रभावी करने का प्रावधान है 253। और 254 में आपका संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ तथा राज्य द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध, यानी 3, 1, 4, 2 इसका सही उत्तर होगा। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, 250 में आपातकाल लगा हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 252 पूछे तो 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर संसद से अनुरोध करने पर संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है। और 253 में आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों पर चर्चा है। और 254 में समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून मायने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, सुमेलित करना है। देश है और उसकी मुद्रा है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित किया हुआ है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि होड्रुन्स आपका गिल्डर नहीं है। नीदरलैंड एंटिलिस लेम्पिरा ये भी गलत है। ग्रीनलैंड का क्रोन ये सही है। और हैती का फ्रैंक ये भी गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए होंडुरास की राजधानी तेगुसिगलापा है और मुद्रा लेम्पिरा है। नीदरलैंड की राजधानी ब्लेकस्टड है और मुद्रा गिल्डर है। और ग्रीनलैंड की राजधानी पूछे तो नुक है और मुद्रा क्रोन है। हैतो की राजधानी पोर्टो है, पोर्टो ओ प्रिंस है और मुद्रा गार्डो है। देखिए दोस्तों और प्रमुख देश जैसे बारबाडोस का राजधानी ब्रिज टाउन है और मुद्रा डॉलर है। बहामास की राजधानी नसाउ है और मुद्रा डॉलर है। कोस्टारिका सैन जोन्स है और मुद्रा क्लोन है। बरमुंडा की राजधानी हैमिल्टन है। कनाडा का ओटावा है। क्यूबा का हवाना है। पनामा का पनामा सिटी है। बेलिज का बेलमोपान है। मैक्सिको का मैक्सिको सिटी है। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है। डोमिनिक का रेसेउ है। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी हो गया। निकारागुआ का मानागुआ है। जमैका का किंगस्टन है। ग्रेनेडा का सेंट जॉर्ज है। और ग्वाडेलोप का बसे तेरे है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सही सुमेलित करना है, सही उत्तर का चूज करना है। देखिए दोस्तों
पहला है कि हीरा, हीरा आपका कार्बन से है। संगमरमर, संगमरमर कैल्शियम से प्राप्त होता है। बालू, बालू आपका सिलिकॉन। और माणिक एल्युमिनियम से। यानी 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि CR दास और पंडित नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया, और कारण आर कह रहा है कि वे विधान परिषद में भाग लेने के विरोधी थे। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। देखिए दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना 1923 में CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। और स्वराज दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रांत और बंगाल में आपका पूर्ण बहुमत हुआ था, चुनाव लड़ना था, बल्कि विधान परिषद में विरोध नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ से संबंधित है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है कि कौन सा कथन नहीं सही है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो अतिशीघ्र नष्ट नहीं होती, ये गलत है। उपभोग वस्तुएं, अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं अथवा उपभोक्ता के तत्काल आवश्यकता के पूरा करने वाली वस्तु, ये भी गलत है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा, देश की मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई मुद्रा, ये भी गलत है। यानी इसमें कौनो सही सुमेलित नहीं खे, इसलिए का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। अगला क्वेश्चन पर चलती जा। अगला क्वेश्चन देखी जा कि क्या कहता। अगला क्वेश्चन 54 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही बा बतावे के बा। तो रउआ सब बताई जा कि राइट आंसर का हुई। पहला कहता कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की, बिल्कुल सही बा। खिलजी वंश के शासनकाल में प्रशासन में भारतीय मुसलमानों और मंगोलों को शामिल किया गया, ये भी सही कहता। खिलजी क्रांति का अर्थ जाति और नस्ल शासन आधारित शासन व्यवस्था को समाप्ति से है, ये भी सही कहता। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाई। 1, 2, 3 तीनों सही बा। अगला क्वेश्चन पर चलत जा, क्वेश्चन नंबर 55। टाइम देखी जा बहुत कम बा, एले जल्दी जल्दी तनी क्वेश्चन करत तनी। अगर पूर्ण व्याख्या चाहिए तो कमेंट करके बतावे के हुई। पूरा पूर्ण व्याख्या के साथ ही 1 से लेकर 100 क्वेश्चन करम। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिकॉर्ड अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी अपराध में भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की मामला में कितनी वृद्धि हुई। एक सही उत्तर ऑप्शन ए है बा 0.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखी जा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते, बताई जा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को का कहल जाला। तो एक सही उत्तर ऑप्शन बी सिनेप्सेक्स कहल जाला। देखी जा जैसे दुम्रिका, दुम्रिका आपका तंत्रिका तंत्र के वह हिस्सा है जो संदेशों को प्राप्त करता है, और एक्सॉन, एक्सॉन आपका तंत्रिका कोशिका का लंबा प्रवर्ध है जो संदेशों को कोशिका का शरीर से दूर ले जाता है। और आवेग इम्पल्स आपका कही तो तंत्रिका में संचारित होने वाला विद्युत रासायनिक संकेत बा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 नंबर कहता निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं खे। सही सुमेलित नहीं खे तो प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही बा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाओल जाला, ये भी सही बा। सवाना घास के मैदान है अफ्रीका में पाओल जाला, ये भी सही है। और स्टेपी आपका ब्राज़ील में ना पाओल जाला, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जी। स्टेपी घास के मैदान आपका एशिया में पाया जाला, ब्राज़ील में नाम। और कुछ फैक्ट याद रखे के हुई, जैसे में कैंटबरी आपका न्यूजीलैंड में, पूछताछ पूछी तो हंगरी में, डाउन्स पूछी तो ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड पूछी तो दक्षिणी अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोज वेनेजुएला में। ये सभी भी
फैक्ट याद रखे कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ बा, एक राइट आंसर ऑप्शन ए होई। अगला क्वेश्चन देखे के बा काम कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम बा। कम बतावे के बा तो सबसे कम कहाँ लड़का और लड़की के अंतर बा। एक सही उत्तर ऑप्शन बी होई, मुंगेर जिला, जहाँ पर घरे घरे काटा बंदूक मिल जाई। कुछ अलग फैक्ट याद रख लेवे के बाद, जैसे में सबसे अगर ज़्यादा लिंगानुपात पूछी तो गोपालगंज जिला में होला, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछी तो पहला पटना, तब पूर्वी चंपारण, तब मुजफ्फरपुर। और कम जनसंख्या वाला जिला पूछी तो सबसे कम शेखपुरा में बा, तब शिवहर में, और तब अरवल में बा। और सब बहुत सारा फैक्ट बता देतनी, जैसे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पूछी तो मधेपुरा में, तब किशनगंज, तब अररिया में। अगला बा कि सबसे कम दशकीय वृद्धि पूछी तो अरवल में, गोपालगंज, तब दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछी तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज में 1021, तब उसके बाद सिवान बा, तब सारण बा। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर बता दिलानी। ओकरा बाद आई भागलपुर, तब खगड़िया। सबसे बाल लिंगानुपात पूछी तो किशनगंज, कटिहार और गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात तो वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछी तो शिवहर, पटना, तब दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला तो कैमूर, तब जमुई, तब बांका। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अपन जिला हमारा रोहतास, जहाँ सबसे साक्षरता दर बा। ओकरा बाद पटना, तब भोजपुर। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछी तब पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। और वर्तमान में बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ बा। बिहार में कुल पुरुष की अभी जनसंख्या प्रतिशत 52.14% बा, और महिला के जनसंख्या प्रतिशत 47.86% बा। तो इस सभी फैक्ट याद रखे के होई कि बिहार के जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर बा। अगला क्वेश्चन पे चलते ही ना तो ढेर सारा फैक्ट हो जी, एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जी। अगला क्वेश्चन देखिए काम बा 60 नंबर का था कि कौन भौतिक राशि अदिश राशि है। बताएगा कि कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है। तो विद्युत धारा आपका अदिश राशि है और आपका द्रव्यमान अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। सदिश राशि में जो में दिशा और परिमाण हो, और अदिश राशि जो में सिर्फ परिमाण हो, दिशा न हो। जैसे में सदिश राशि का उदाहरण हो जाए बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, भार, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब। और अदिश राशि में द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, आवेश, घनत्व, दाब। अगला क्वेश्चन देखे काम बा। अगला क्वेश्चन आपका मैथ से संबंधित बा। एक सही उत्तर ऑप्शन डी होई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 की मध्यस्थता किसने की थी। तो बताइन जा रहा सब कि 1962 में सिंधु जल समझौता भारत और नाला पाकिस्तान के साथ कौन कर दिले रहे। तो एक सही उत्तर ऑप्शन बी हुई, विश्व बैंक चोट्टा किले रहसन। अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखे काम बा। सूची 1 के सूची 2 से मिलान करे के बा कि सूची 1 को सूची 2 से कौन सही हुई। तो बताइन जाकर राइट आंसर का हुई। अगला देखिन जा पहला बा कि एड्रेनलिन, आपका एड्रेनलिन क्रोध और भय और खतरा से संबंधित बा हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन गंध की अनुभूति से पार्टनर को आकर्षित करना है, और इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित और फेरोमोन्स मादा से संबंधित है। ये सभी फैक्ट याद रखे कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला तनी 64 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करे ही वाला बा। बतावे काम बा कि कौन सही बा। तो तलवंडी में आपका गुरु नानक के जन्म भई रहे। मक्का में मोहम्मद साहब के जन्म भई रहे। बेलूर में रामकृष्ण परमहंस से संबंधित बा। वाटरलू आपका नेपोलियन संबंधित बा। यानी तलवंडी 3, फिर 4, फिर 1 और उसके बाद 2। एक राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन अब देखे काम बा।
एक राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाई। जैसे और कुछ व्यक्ति के बताते हैं, जैसे बारदौली सरदार पटेल से संबंधित बा, फतेहपुर सीकरी अकबर से, पुडुचेरी अरविंद घोष से, पवनार विनोबा भावे से, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, कटक सुभाष चंद्र बोस से, त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से, कपिल वस्तु गौतम बुद्ध से, मैसिडोनिया सिकंदर से, ट्रेफलगर नेशनल से मंडेला, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से, चित्तौड़ महाराणा प्रताप से, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से, मकुदुनिया सिकंदर से, साबरमती महात्मा गांधी से, सेवाग्राम महात्मा गांधी से, पावापुरी महावीर से, कुशीनगर गौतम बुद्ध से और जेरूसलम ईसा मसीह से। अगला क्वेश्चन कहता कि कथन एक क्या कहता कि कोको त्रिभुज कोको के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कारण है कि कोको त्रिभुज वोल्टा नदी बेसिन में स्थित है। बताई जाए कि क्या सही बात है। अगर सही उत्तर ऑप्शन ए हो कि ए और आर दोनों सही है और आर है कि सही व्याख्या है, यानी कोको त्रिभुज कोको के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और कोको त्रिभुज वोल्टा नदी बेसिन में स्थित बा। अगला 66 नंबर बना लेवे काम बा, ई मैथ बा, एक सही उत्तर ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जा कि कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति में मुख्य अंतर का बा। बताई जा कि का एक सही उत्तर होई कि कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति। एक सही उत्तर है कि कोर मुद्रास्फीति में अस्थिर खाद्य एवं ईंधन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। और हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्यान्न और ईंधन सहित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाला। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की किस अधिवेशन में कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य बनाने का विचार प्रस्तुत किया। 68 के का सही उत्तर हुई, तो 68 के सही उत्तर हुई ऑप्शन बी 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने मुसलमान खातिन पृथक राज्य बनाने खातिन अलग विचार प्रस्तुत किए। अगला क्वेश्चन बा 69 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही बा, बताइए कौन सा कथन सही हुई। तो पहला बा कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, सही बा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सही बा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, ये भी सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही बा। एक राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। आपका विरंजक चूर्ण का उपयोग फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा या लॉन्ड्री में साफ कपड़े के लिए विरंजन के लिए किया जाता है और रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में किया जाता है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखेगा। बेकिंग सोडा का उपयोग स्वादिष्ट खास्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है, यानी भोजन में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हाथ पर टूटल सटाए में या अग्निशामक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर कहता है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही बा बतावे के बा। तो यह अनुच्छेद यानी 29 अनुच्छेद केवल भारत में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है, सही है। 29 के तहत राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। यानी एक सही उत्तर ऑप्शन सी हुई। 1 और 2 दोनों में सही बा। देखिए जा अलग फैक्ट कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के चर्चा बा, जौना में 29 और 30 भी संबंधित बा और अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार एकरा में दिहल गई बा। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत भारत में 6 समुदाय मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी जैन को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता 71 नंबर की चक्रवृद्धि ब्याज मैथ से संबंधित बा, एक सही उत्तर ऑप्शन डी होई। अगला क्वेश्चन बा 72 नंबर की हाल ही में शुभारंभ किए गए ग्रैंड इथोपियन रेनॉल्ड्स डैम का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है रेनासो डैम के बारे में? एक सही उत्तर हो जाई यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा बंद है, यह गलत बा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। बाकी यह ब्लू नील नदी पर स्थित है, ये भी सही बा। इसकी लंबाई लगभग 1.78 किलोमीटर है, ये भी सही बा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर निम्नलिखित में कौन ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है? कौन सा महान झील का भाग नहीं है? बताएगा कि कौन सा महान झील के भाग नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जी, ग्रेट बियर झील। बाकी सुपीरियर झील, ह्यूमस झील और इरी झील 5 गो झील बा जो जकरा के ग्रेट लेक्स कहल जाला। ग्रेट लेक्स में आपका सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो झील आता है। और मिशिगन एकमात्र झील है जिसका विस्तार सिर्फ अमेरिका में है। और सुपीरियर झील विश्व के सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है। सुई नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील को से जोड़ती है। और सुई नहर के समीप स्थित सॉल्ट सेंट मेरी कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह बा। और वेल्डेड नहर इरी को ओंटारियो नहर से जोड़ती है। ये भी फैक्ट याद रखेगा। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 की मूल्य कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, सही बा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का प्रावधान जोड़ा गया, ये भी सही बा। सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये गलत बा। 11 ना बल्कि शुरू 10 जोड़ल गई रहे, बाद में 11 कल गई। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए काम बा 75 नंबर कि गुप्त काल में अपहृत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? कि गुप्त काल में अपहृत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हुई, बिना जोती गई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। क्षेत्र आपको खेती के लिए उपयुक्त भूमि, वास करने वाला योग्य भूमि, खील जो भूमि जोती नहीं जाती थी, और गोचर पशुओं के चारा योग्य भूमि, अपरद अस्थिर भूमि। अगला क्वेश्चन 76 नंबर मैथ बा, एक सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला बा विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर, सही बा। स्वतंत्र श्रमिक संघ एनएम जोशी, गलत बा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाई। बाकी सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी, सही बा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, ये वो सही बा। स्वतंत्र श्रमिक संघ की स्थापना आपका एनएम जोशी ना बल्कि BR अम्बेडकर ने 1936 में किए थे। अगला क्वेश्चन 78 नंबर का था कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट
देख नहीं सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, गलत है। जबकि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु को नहीं दिखाई देते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे नहीं बल्कि आगे बनता है, यानी 1 और 2 दोनों गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। निकट दृष्टि दोष आपका अवतल लेंस से ठीक हुई, ई फैक्ट याद रखे कोई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है जिसे अल्लाह का संदेश माना जाता है। कौन सा कथन असत्य है, बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ये असत्य बा। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। देखिए ये दोनों उल्टा कर दिया, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान और ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल, यानी दोनों गलत बा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन 80 नंबर के रक्तदाब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही बा, कौन सा कथन सही है बताना है। रक्तदाब मापने के लिए स्पाइगोमोमेनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होती है, गलत है। मनुष्य में समान प्रकुंचन दाब 120 mm और अनुशीतलन दाब 80 mm है, सही है, यानी 1 और 2 1 और 3 सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 81 नंबर रीजनिंग संबंधित बा, एक सही उत्तर ऑप्शन बी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर गलत कथन का पहचान करें। कुछ कवक प्रकृति में खाद्य होते हैं, सही है। मनोएरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, सही है। प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी और विषमपोषी पोषण पद्धतियाँ होती है, सही है, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। 83 नंबर कि किस मरुस्थल में विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाए जाते हैं। किस मरुस्थल में सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो गई, अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू के सीमा पर स्थित है। वैसे ही गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के सीमा पर, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के सीमा पर, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट ईरान में, नाफूद सऊदी अरब में, रब अल खाली यूएई में और ग्रेट बेसिन यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन यंत्र है और मापने की राशि, कौन यंत्र से कौन राशि मापल जाला। तो अमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर से दाब, यानी 3 4 2 1, एक राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। कि सबसे पहले वरीयता क्रम से सजावे के बाद, तो सबसे पहले आपका राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं थे। ओकरा बाद उपराष्ट्रपति यानी 1 हाई कट जाई 1, ओकरा बाद प्रधानमंत्री यानी 1, ओकरा बाद 3 हाइयो कट जाई, ओकरा बाद प्रधानमंत्री व राज्यों के राज्यपाल यानी 4, तो ये भी कट जाई, ओकरा बाद पूर्व राष्ट्रपति यानी ऑप्शन डी। पूर्व राष्ट्रपति के बाद 6ठा नंबर पर मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, 7 नंबर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री, 7A में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, 8 नंबर पर राजदूत राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य से बाहर, 9 नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 9A में मुख्य चुनाव आयुक्त और कह गए। अगला क्वेश्चन 86 नंबर मैथ बा, एक सही उत्तर ऑप्शन बी हुई। 87 नंबर निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं कल गई।
यानी इमली में टाइटरिक अम्ल पावल जाला, सही बा। टमाटर में एसिटिक अम्ल, गलत बा। टमाटर में एसिटिक नहीं बल्कि ऑक्जेलिक अम्ल पावल जाला। नींबू में साइट्रिक अम्ल, सही बा। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, सही बा। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पावल जाला, संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल। 88 नंबर एकर सही उत्तर ऑप्शन सी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उससे मांग को ठुकरा दिया। यह प्रसिद्ध कथन किसकी है? तो एकर सही उत्तर ऑप्शन सी हुई, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर कौन सा कथन गलत है बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर मैथ बा। मैथ के सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाई। और ही बस 10 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कथन बा। कथन एक तक 16वें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड ए के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया। कारण आर बा कि आयोग का मुख्य कार्य 2026-27 से शुरू होने वाले 5 वर्ष में केंद्रीय करों एवं राज्यों की हिस्सा तथा राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय अनुदान का फॉर्मूला तय करना था। एकर सही उत्तर ऑप्शन बी हुई। ए और आर दोनों सही बा, लेकिन आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं खे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपयुक्त में किसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। बताया हुआ कि कौन सा यूक्रेन से लगती है। अभी रूस यूक्रेन के बहुत युद्ध चलल, अभी इजराइल ईरान के युद्ध चला था। तो एक सही उत्तर हुई कि रूस के यूक्रेन से लागेला सीमा, पोलैंड के लागेला और रोमानिया के, यानी 1, 2, 4 एक सही उत्तर हो जाए। यूक्रेन के यूरोप के रोटी के टोकरी भी कहल जाला और नीपर नदी बेलारूस और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्डोवा से लागेला। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, मैलिपिघन नलिकाएं किस जीव के उत्सर्जन अंग है? मैलिपिघन नलिकाएं आपका तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। अमीबा का उत्सर्जन अंग पूछी तो संपूर्ण शरीर, मकड़ी के पूछी तो कोस्कल ग्रंथिया, केचुआ का नेफ्रिडिया, झींगे का ग्रीन ग्रंथिया और मानव का गुर्दा। 95 नंबर मैथ है, एक सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। 96 नंबर 1813 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी, भारतीय व्यापार के सभी यूरोपीय व्यापारियों के लिए खोल दी गई, सही है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई, ये भी सही है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए, ये गलत है। यानी ऑप्शन सी एक राइट आंसर बा, गलत ऑप्शन चूज करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ के अंतर्गत ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा यह एक अस्थायी निकाय है जिससे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यानी राइट ऑप्शन ए ही इसका सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 98 नंबर, रीजनिंग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हुई। 99 नंबर फिजिक्स से संबंधित बा, एक सही उत्तर ऑप्शन डी हुई। बना लेबे कोई फार्मूला वाला 1/v - 1/u बराबर 1
बटा में AF। आज के लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का होता है कि फिजिक्स से संबंधित बा, एक सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ डाउट हुई तो कमेंट करके बतावे के हुई। मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद।